बिपरजॉय साइक्लोन तूफान टकराया मॉनसून से तो पूरा भारत डूब जाएगा। मौसम विभाग ने मॉनसून को लेकर बुरी खबर दी है। वजह है चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, जो अब गुजरात के बाद राजस्थान की ओर बढ़ना शुरू कर चुका है। तूफान की वजह से कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और बारिश हुई। हालांकि अब बिपरजॉय कमजोर हो चुका है। तूफान ने कच्छ और सौराष्ट्र में काफी तबाही मचाई है। हालांकि राहत की बात यह है कि इंसानी जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हाँ, तूफान आने से पहले भावनगर में बकरियों को बचाने की कोशिश में 2 लोगों की मौत जरूर हुई है। तूफान की वजह से तमाम जगहों पर कई पेड़ गिर गए हैं, 23 लोग जख्मी हुए हैं और बिजली के खंभे गिरने से 45 गांव अंधेरे में डूब गए। इस बीच भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन देश के कई हिस्सों में इस समय गर्मी और लू पड़ रही है। लोगों को मानसून से बड़ी उम्मीद है कि वो उन्हें चिलचिलाती गर्मी से राहत देगा। लेकिन भारतीय मौसम विभाग और निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर ने अनुमान लगाया है कि जुलाई के पहले हफ्ते तक भारत के कई हिस्सों में मानसून की कम बारिश हो सकती है। बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये बड़ा झटका है। दोस्तों, स्काईमेट ने सोमवार को मानसून को लेकर अनुमान जताया कि मध्य और उत्तरी पश्चिम भारत के विभिन्न हिस्सों में 6 जुलाई तक अत्यंत और गंभीर सूखा पड़ेगा। मौसम एजेंसी अत्यंत शुष्क टर्म का इस्तेमाल तब करते हैं जब बारिश 60% से कम या फिर सामान्य से कम होती है। वहीं गंभीर शुष्क से मतलब है कि बारिश 20 से 59% कम होगी। आईएमडी की पूर्वानुमान भी स्काईमेट से बहुत हद तक मिलता है। आईएमडी के मुताबिक देश में 30 जून से 6 जुलाई के बीच बूंदाबांदी बारिश होने की संभावना है। जानकारों के मुताबिक देश में 1 जून से बारिश में बड़ी कमी देखी गई है। दक्षिण प्रायद्वीप में जहां बारिश में 53% कमी दर्ज की गई है, वहीं 1 जून से पूरे देश में 54% कम बारिश हुई है। मध्य भारत की बात करें तो यहां 1 जून से 80% कम बारिश हुई है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में 10% और पूर्वोत्तर भारत में बारिश में 53% की कमी दर्ज की गई है। जून में कम बारिश की मुख्य कारण खतरनाक चक्रवाती तूफान बिपरजॉय है। आपको बता दें, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने 2 स्टेज पार किया है। पहला स्टेज 6 से 7 जून के बीच, जब बिपरजॉय की रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 139 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। इसने अपना दूसरा स्टेज 9 और 10 जून के बीच पार किया, जब इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 195 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। पिछले लगभग 30 सालों में यानी वर्ष 1982 के बाद बिपरजॉय एकमात्र ऐसा चक्रवाती तूफान है जो इतने लंबे समय तक इतनी ज्यादा शक्ति के साथ अरब सागर में टिका रहा है। अब आपको बताते हैं कि बिपरजॉय का मानसून पर क्या असर पड़ेगा। बिपरजॉय तूफान ने काफी तेजी के साथ मानसून बनने के लिए कारक हवाओं पर प्रभाव डाला है। बिपरजॉय की वजह से अरब सागर से उठने वाली मानसून लहरें, जो केरल में जून के पहले हफ्ते बारिश की वजह बनते हुए मध्य भारत पहुंचती हैं, वो हवाएं अब तमिलनाडु के रास्ते, बंगाल की खाड़ी और फिर बांग्लादेश के रास्ते नॉर्थ ईस्ट और वहां से वो हिमालय की श्रृंखलाओं से टकराने के बाद पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों से गुजरते हुए बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में बरसने वाली हैं। लेकिन बिपरजॉय की वजह से जब ये हवाएं दिल्ली के रास्ते पूर्वी उत्तर प्रदेश पहुंचेंगी तो ये हवाएं उत्तर पूर्वी मध्य भारत में आपस में टकरा जाएंगी और ऐसे में 3 स्थितियां बनेंगी। नंबर 1, ये मॉनसून को वापस बंगाल की खाड़ी में धकेल देगा, जिससे मॉनसून में 1-2 हफ्ते की देरी हो सकती है। नंबर 2, ये मॉनसून को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के तटीय क्षेत्रों में मोड़ सकती है। नंबर 3, या ये हवाएं नेपाल की ओर मुड़ सकती हैं और यहां पर भारी बारिश की वजह बन सकती हैं, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने का खतरा है, जो बिहार और पश्चिम बंगाल में भी असर डाल सकता है। यानी देश के इन 5 मैदानी राज्यों में समय पर बारिश नहीं होगी या कम बारिश होगी, जिससे कि इन इलाकों में खाद्यान्न उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। यानी इससे सबसे ज्यादा किसान प्रभावित होंगे। मानसून की देरी से फसलों के उत्पादन पर या उनकी लागत पर सीधा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, कई साइक्लोन जमीन पर पहुंचने के कुछ घंटों या दिनों बाद आमतौर पर कमजोर पड़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें गर्म समुद्री पानी से मिलने वाली एनर्जी और नमी मिलना बंद हो जाती है। हालांकि तब भी कई बार साइक्लोन जमीन में काफी दूर तक सफर तय करते हैं और अपने साथ तेज बारिश और हवा लाते हैं, जिससे भारी तबाही होती है। साइक्लोन वैसे तो कई दिनों या हफ्तों तक जारी रह सकता है, लेकिन बड़े जमीनी इलाके या ठंडे समुद्र के ऊपर से गुजरने के साथ ही ये धीमे पड़ने लगते हैं और खत्म हो जाते हैं। कोई चक्रवात खतरनाक है या हल्का, ये कैसे तय होता है? तो दोस्तों, समुद्र में लगभग साल भर साइक्लोन बनते हैं, लेकिन ये सभी खतरनाक नहीं होते। इनमें से जो साइक्लोन धरती की ओर बढ़ते हैं वही खतरनाक होते हैं। साइक्लोन को स्पीड के हिसाब से 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म, जिसमें हवा की अधिकतम स्पीड 62 से 88 किलोमीटर प्रति घंटे होती है।
यह साइक्लोन का सबसे कम खतरनाक रूप है। सीवियर साइक्लोन। इस साइक्लोन में हवा की अधिकतम स्पीड 89 से 120 किलोमीटर पर आवर होती है। ये समुद्र में मौजूद नावों या जहाजों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। वेरी सीवियर साइक्लोन। 118 से 165 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार तक की हवाओं वाले साइक्लोन कहलाते हैं। ये साइक्लोन जमीन की ओर बढ़ने पर जान माल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन। ये बेहद घातक होते हैं। इनमें हवाओं की स्पीड 166 से 220 किलोमीटर पर आवर होती है। सुपर साइक्लोन। इसमें हवा की स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है, जो कई बार 300-400 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। ये रास्ते में आने वाले पेड़ों, गाड़ियों और यहाँ तक कि बिल्डिंग्स को भी तबाह कर सकते हैं। दोस्तों, साइक्लोन बनने का प्रोसेस कुछ इस तरह है। चक्रवात समुद्र के गर्म पानी के ऊपर बनते हैं। समुद्र का तापमान बढ़ने पर उसके ऊपर मौजूद हवा गर्म और नम होने की वजह से ऊपर उठती है। इससे उस हवा का एरिया खाली हो जाता है और नीचे की तरफ हवा का प्रेशर यानी वायु दाब कम हो जाता है। इस खाली जगह को भरने के लिए आसपास की ठंडी हवा वहां पहुंचती है। इसके बाद ये नई हवा भी गर्म और नम होकर ऊपर उठती है। इसका एक साइकिल शुरू हो जाता है जिससे बादल बनने लगते हैं। पानी के भाप में बदलने से और भी बादल बनने लगते हैं। इससे एक स्टॉर्म साइकिल या तूफान चक्र बन जाता है, जो धरती के घूमने के साथ ही घूमते रहते हैं। स्टॉर्म सिस्टम के तेजी से घूमने की वजह से इसके सेंटर में एक आई बनता है। तूफान के आई को उसका सबसे शांत इलाका माना जाता है, जहां एयर प्रेशर सबसे कम होता है। ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम हवा की स्पीड 62 किलोमीटर प्रति घंटे होने तक ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहलाते हैं। हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंचने पर ये स्टॉर्म साइक्लोन बन जाते हैं। साइक्लोन आमतौर पर ठंडे इलाकों में नहीं बनते हैं, क्योंकि इन्हें बनने के लिए गर्म समुद्री पानी की जरूरत होती है। लगभग हर तरह के साइक्लोन बनने के लिए समुद्र के पानी के सरफेस का तापमान 25 से 26 डिग्री के आसपास होना जरूरी होता है। इसीलिए साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल इलाके आमतौर पर गर्म होते हैं, जहां साल भर औसत तापमान 18 डिग्री से कम नहीं रहता। बता दें कि स्टॉर्म का तूफान वातावरण में एक तरह का डिस्टरबेंस होता है, जो तेज हवाओं के जरिए सामने आता है और इसके साथ बारिश, बर्फ या ओले पड़ते हैं। जब ये धरती पर होते हैं तो आम तूफान कहलाते हैं, लेकिन समुद्र से उठने वाले स्टॉर्म को साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन आम स्टॉर्म से ज्यादा तीव्र और खतरनाक होते हैं। साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून तीनों एक ही चीज होते हैं और इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है। दुनिया भर में साइक्लोन को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड में बनने वाले साइक्लोन को हरिकेन, फिलीपींस, जापान और चीन में आने वाले साइक्लोन को टाइफून और ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर यानी भारत के आसपास आने वाले तूफान को साइक्लोन कहा जाता है। वहीं टॉर्नेडो भी भयानक तूफान होते हैं, लेकिन ये साइक्लोन नहीं होते, क्योंकि ये समुद्र के बजाय ज्यादातर धरती पर ही बनते हैं। टॉर्नेडो सबसे ज्यादा अमेरिका में आते हैं। क्या आप जानते हैं साइक्लोन के नाम क्यों रखे जाते हैं? अगर नहीं तो सुनिए। साइक्लोन के नाम इसलिए रखे जाते हैं ताकि इनकी पहचान करना आसान हो। हर साल साइक्लोन के नाम अल्फाबेटिकली क्रम में यानी ए से जेड तक तय होते हैं। एक नाम का दोबारा इस्तेमाल कम से कम 6 साल बाद ही हो सकता है। साइक्लोन का नाम कौन सा देश रखेगा, इसका फैसला उस देश के नाम से अल्फाबेटिकली तय होता है। हिंद महासागर इलाके में आने वाले साइक्लोन के तितली, फेथाई, फानी, वायु और अम्फान जैसे नाम दिए जा चुके हैं। हर साइक्लोन का नाम नहीं रखा जाता। केवल 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा वाले साइक्लोन का नाम रखना जरूरी होता है। भारत में सबसे तेज साइक्लोन 1970 में आया। भोला साइक्लोन था। यह भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे घातक साइक्लोन था। इसने भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई थी, जिनमें 3 लाख लोगों की मौत हुई थी। दुनिया का सबसे लंबा हरिकेन या साइक्लोन 1989 में उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में बना था। इसका डायमीटर 2200 किलोमीटर था, जो कि अमेरिका के साइज का लगभग आधा है। अब इन सब चीजों के बाद देखने वाली बात यह होगी कि यह साइक्लोन भारत में कितनी तबाही मचाएगा। इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।